नमस्कार दोस्तों, हर्ष के साथ राज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस लेक्चर में हम 60 से 62वीं बीपीएससी का जो मेंस में सवाल पूछे गए थे उनका उस पर चर्चा हम लोग करेंगे कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। जीएस का जो पेपर 1 है, पेपर 2 और साथ में जो मेंस में हिंदी का जो पूछा जाता है क्वेश्चन पेपर, वो भी हम देखेंगे। ये लेक्चर लाने का बस मेरा यही एक मकसद है कि 65वीं और नेक्स्ट जो 66वीं आने वाला है एग्ज़ाम, ऐसे तो 65वीं का फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है, तो हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखेंगे कि किस प्रकार से मेंस में सवाल पूछे जा रहे हैं और हमको किस प्रकार से तैयारी करना है नेक्स्ट बीपीएससी मेंस का। तो ये 60 से 62वीं है और 2 लेक्चर में मैं 63वीं का मेंस का पेपर और 64वीं का मेंस का पेपर का भी चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। तो दोस्तों चलिए, जीएस पेपर जो प्रथम पेपर है उनका मैं देखता हूँ। आपको ये पहले इंट्रोडक्शन पढ़ लेना चाहिए जब भी आप मेंस दें, तो इसमें देंगे जो कि सिटिंग 3 क्वेश्चन है इस सेक्शन से, और लास्ट सेक्शन जो कि पहले सेक्शन से 3 क्वेश्चन आपको बनाने हैं, सेकंड सेक्शन से 2 क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड सेक्शन से 3 क्वेश्चन बनाने हैं, 6 क्वेश्चन रहेंगे, और लास्ट सेक्शन से 2 क्वेश्चन बनाने होंगे। तो चलिए देखते हैं कि खंड 1 में जो पहला प्रश्न पूछा गया है कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार में जन भागीदारी का वर्णन कीजिए। तो आप ये भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष से सवाल पूछा गया है, बशर्ते यहाँ यह क्वेश्चन में यह कर दिया गया है कि बिहार से जो 1942 में भारत में जो हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, तो उनमें बिहार के कितना योगदान रहा है, बिहार के लोगों का कितना योगदान उसमें रहा है। तो यह पहला क्वेश्चन यही कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन है, बिहार में 1813 से 1947 के पश्चात शिक्षा के विकास की विवेचना कीजिए। बिहार में जो 1813 से लेकर 1947 के बीच जो भी शिक्षा में विकास हुआ है उन पर विवेचना करना है। थर्ड क्वेश्चन है, मौर्य कला पर प्रकाश डालिए तथा बिहार में इसके प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। तो मौर्य कला जो था, मौर्यन आर्ट पर बिहार में जो प्रभाव है उस पर विश्लेषण करना है। ये थर्ड क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन है, गांधी की रहस्यात्मकता में मौलिक विचारों का दाव पेंचों की सहज प्रवृत्ति और लोक चेतना में अनोखी पैठ के साथ अनोखा मेल शामिल है, व्याख्या कीजिए। तो ये कोर गांधी जी से पूछा गया है सवाल। वैसे भी मैं आपको बता दूं कि गांधी जी से एक सवाल हर साल रहते हैं, तो आपको गांधी के ठौत पर गहन अध्ययन करना बेहद ज़रूरी है। फिफ्थ क्वेश्चन है, बंगाल साहित्य तथा संगीत में रविन्द्रनाथ टैगोर के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। तो जब आप सामाजिक संस्कृति जब आंदोलन हुआ था उनमें रविन्द्रनाथ टैगोर जी का भी बहुत योगदान रहा था, तो उन्हीं पर बंगाल साहित्य और संगीत में रविन्द्रनाथ टैगोर के योगदान का मूल्यांकन करना है। फिफ्थ क्वेश्चन था। और सिक्स्थ क्वेश्चन जो खंड 1 का है, जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति की प्रमुख लक्षणों का परीक्षण कीजिए। जो प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के विदेश नीति का कैसा लक्षण था, आपको इस क्वेश्चन में आपको लिखना है। सेकंड खंड जो है, जो कि आप जब सिलेबस देखेंगे तो पहला में हिस्ट्री है, सेकंड खंड जो आप सिलेबस में देखेंगे जीएस पेपर 1 में, तो उसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंध से है, मतलब करेंट इवेंट से है। तो देखिए 7th क्वेश्चन उसी पर आधारित सवाल पूछे गए हैं। डोकलाम गतिरोध क्या है, इसके अंतर्निहित कारण क्या थे, भारत ने इससे राजनीतिक एवं राजनीतिक मंच पर क्या सीखा, क्या इस प्रकार के विवादों को सुलझाने में गांधी दर्शन उपयोगी हो सकता है, यदि हाँ तो कैसे। डोकलाम विवाद आप जान रहे हैं कि सिक्किम के पास डोकलाम विवाद हुआ था, वो चल ही रहा है, कभी कभी वो ज़्यादा उभर कर आ जाता है। तो वो क्या
है, पहले आपको ये समझाना था, और इसमें क्या कारण हैं जो कि डोकलाम विवाद हो रहा है। साथ में राजनीति और राजनीतिक मंच से क्या सीखा, और साथ लास्ट जो है गांधी दर्शन से क्या यह विवाद सुलझा सकता है, यदि हाँ तो कैसे, आपको इस सवाल में जवाब देने हैं। एट क्वेश्चन है कि विमुद्रीकरण योजना को स्पष्ट कीजिए। हाल ही में ये भारत सरकार की एक योजना आई हुई थी, जो विमुद्रीकरण डिमोनेटाइजेशन जो किया गया भारत सरकार द्वारा, उस योजना को आपको विवेचना करना है। स्पष्ट कीजिए आपके विचारों में किस हद तक ये योजना सफल अथवा असफल रही। बिहार सरकार की शराब प्रतिबंध नीति पर इसके क्या प्रभाव पड़े। तो आपको देखिए, बिहार सरकार का जो शराब प्रतिबंध लगाया गया है, उससे रिलेट करके आपको सवाल पूछा गया है। तो विमुद्रीकरण को पहले आपको स्पष्ट समझाना है, उनके विचार, जो ये योजना लाया गया कहाँ तक भारत में सफल हो पाया या असफल हुआ, आपको ये भी बताना है। साथ में बिहार सरकार की शराब प्रतिबंध की नीति भी इस पे प्रभाव पड़ा है, तो वो बताने हैं। 9th क्वेश्चन है, उत्तर कोरिया एवं अमेरिका के बीच विवाद को विस्तार से समझाइए। क्या इस विवाद को हल करने में संयुक्त राष्ट्र एवं महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है? यदि हाँ तो कैसे, और यदि नहीं तो इसके अंतर्निहित कारण क्या हैं? इस विवाद को सुलझाने में कुछ उपयुक्त सुझाव दीजिए। तो ये उत्तर कोरिया, नॉर्थ कोरिया जो आप जान ही रहे हैं, और अमेरिका के बीच विवाद जो हाल ही में हुआ था और चल रहे हैं, कभी कभी ज़्यादा ये आगे जाते हैं विवाद के। तो आपको इसके बारे में समझाना है, क्यों विवाद है इन दोनों देशों के बीच, और क्या इस विवाद में यूएनओ क्या इस पर विवाद को सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, अगर हाँ तो कैसे निभा रहा है, और यदि नहीं तो इसमें क्यों नहीं, अंतर्निहित क्या कारण है। इस विवाद को सुलझाने का कुछ उपयुक्त सुझाव दीजिए। आपको इस दोनों देशों के बीच जो विवाद है उसको सुलझाने का भी सुझाव भी देना है। तो ये 9th क्वेश्चन था। 10th क्वेश्चन है, जीएसटी क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या है? भारत में इसके परिचय के पीछे क्या प्रमुख कारण थे? भारत की अर्थव्यवस्था और मौद्रिक नीति पर इनके क्रियान्वयन से क्या लाभ और नुकसान हुआ है? तो आपको जीएसटी आप जान ही रहे हैं, 1 जुलाई 2014-15 में लाया गया था, जो कि आपको उनके बारे में बताना है, जीएसटी होता क्या है, साथ में भारत में ये लाने का क्या कारण, प्रमुख कारण क्या रहा, और भारत की अर्थव्यवस्था और मौद्रिक नीति पर इसके क्रियान्वयन से क्या लाभ और नुकसान हुए हैं, वो भी आपको समझाने हैं, लिखने हैं। 11th क्वेश्चन है, मानवाधिकार से आप क्या समझते हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानवाधिकार को सार्वभौमिक घोषणा 1948 पर प्रकाश डालिए। बिहार सरकार द्वारा पिछले एक दशक में इन्हें बढ़ावा देने हेतु क्या प्रमुख प्रयास किए गए हैं? तो आप इस सवाल को समझ ही रहे हैं कि मानवाधिकार से आप क्या समझते हैं। बार बार आप रिसेंट घटना कुछ देखने मिलते हैं, तो आपको मानवाधिकार से संबंधित आप बराबर अखबार में, टीवी चैनलों में देखते होंगे, तो उन्हीं पर सवाल पूछा गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ जो मानवाधिकार के सार्वभौमिक घोषणा किए हैं, उन पर भी प्रकाश डालना है। साथ में बिहार सरकार जो पिछले दशक में इसको बढ़ावा देने के लिए कौन कौन सी योजनाएं या कदम उठाए हैं, उन पर प्रकाश डालना है। 11th क्वेश्चन था। लास्ट खंड है, स्टैटिक्स से है, तो इसमें आपको ग्राफ दिया हुआ है, और ग्राफ देखकर आपको सवाल बनाने हैं। तो ये खंड आप वीडियो को रोक कर देख सकते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न स्टैटिक्स में आते हैं। 72 नंबर के इसमें सवाल पूछे जाते हैं, और लास्ट खंड रहता है, और ग्राफ ही रहता है इसमें। तो आप समझ पा रहे हैं कि जीएस पेपर का जो प्रथम पेपर है, किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। साथ में अब देखते हैं कि जो जीएस पेपर का 60 से 62वीं सेकेंड पेपर प्रश्न पत्र रहा है, उनमें किस प्रकार के सवाल पूछे गए हैं। तो
प्रथम है जो कि आपके तीसरे खंड में पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, साथ में साइंस टेक है। तो उसी पे सवाल आए हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व पवित्र घोषणा मात्र नहीं है, बल्कि राज्य की नीति के मार्गदर्शन के लिए सुस्पष्ट निर्देशन है। व्याख्या कीजिए, बताइए कि व्यवहार में कहाँ तक लागू किए गए हैं। जो कि DPSP है, वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो उनके बारे में आपको बताना है। क्या यह पवित्र घोषणा मात्र नहीं है, बल्कि राज्य की नीति का मार्गदर्शन भी ये सुस्पष्ट निर्देशन करता है। ये व्यवहार में कहाँ तक लागू होता है, उनके बारे में आपको बताना है। सेकेंड क्वेश्चन है, हिंदुत्व अवधारणा का परीक्षण कीजिए। क्या यह धर्मनिरपेक्षतावाद का विरोधी है? तो आपको इसके बारे में कॉन्सेप्ट ऑफ हिंदुत्व, इज इट अगेंस्ट सेक्युलरिज्म, तो आपको बताना है कि हिंदुत्व का क्या अवधारणा है, साथ में हिंदुत्व के आने से क्या धर्मनिरपेक्षतावाद का विरोधी है, वो एक दूसरे से कंट्राडिक्शन हो रहा है क्या, तो इसी के बारे में आपको बताने हैं। थर्ड क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक में प्रमुख दबाव समूह की पहचान कीजिए और भारत की राजनीतिक में इनकी भूमिका का परीक्षण कीजिए। तो आप समझ पा रहे हैं कि प्रेशर ग्रुप, दबाव समूह किसे कहा जाता है, पहले आपको उसको बारे में बताना है। क्या दबाव समूह भारतीय राजनीतिक पर कितना इनका प्रभाव बढ़ा है और बढ़ता जा रहा है, इसके बारे में आपको पूरे विस्तार से बताने हैं। दबाव समूह, मैं थोड़ा सा आपको एक क्लू दे देता हूँ कि जैसे आप बहुत बड़े बड़े उद्योगपति का जो गठजोड़ रहता है, साथ में वो डायरेक्ट राजनीतिक में नहीं आते, लेकिन पीछे से प्रेशर ग्रुप के तरह सरकार को चलाते हैं, तो उसी को दबाव समूह कहा जाता है। तो इसी के बारे में आपको बताना है कि भारतीय राजनीतिक में कहाँ तक इसकी भूमिका है, किस प्रकार ये अपने क्षेत्र को बढ़ा रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, बिहार की राजनीतिक में राज्यपाल की शक्तियाँ तथा वास्तविक स्थिति का वर्णन कीजिए। तो आपको राज्यपाल स्पेशली बिहार से संबंधित पूछ दिया गया है, बिहार से रिलेट करके, तो आपको आर्टिकल भी ऐड करने हैं इसमें, और राज्यपाल की क्या शक्ति है और वास्तविक वर्णन पर भी चर्चा करने हैं। इसमें भी सेकेंड खंड है। सेकेंड खंड में आप देखिए कि इसमें लिखा हुआ है, भारत में दीर्घकालीन रोजगार नीति का मुख्य मुद्दा रोजगार प्रदान करना नहीं, वरन श्रम शक्ति की रोजगार क्षमता को बढ़ाना है। इस कथन का विवेचना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण व परीक्षण के मार्फत ज्ञान व दक्षता के विकास के विशेष संदर्भ में कीजिए। देश में 2000 के बाद क्षेत्रवार रोजगार सृजन की प्रवृत्तियों और फलितार्थों को समझाइए। तो आपको रोजगार नीति जो भारत सरकार द्वारा लाया गया है, क्या यह कैसा मुद्दा है, श्रम शक्ति रोजगार क्षमता को बढ़ाना है, इस पर ही आपको विस्तार से, और साथ में देश के 2000 ईस्वी के बाद जो रोजगार सृजन की प्रवृत्ति को भी समझाना है कि 2000 ईस्वी के बाद कैसा रोजगार सृजन हुआ है, उसको पूर्ण रूप से विस्तार करके बताना है। छठा क्वेश्चन है, भारतीय कृषि में समृद्धि एवं उत्पादकता की प्रवृत्तियों की व्याख्या कीजिए। देश में उत्पादकता में सुधार लाने और कृषि आय को बढ़ाने के उपाय को सुझाएं। तो आपको बताना है कि कृषि हमारे देश में किस प्रकार से बढ़ाया जा सकता है और उसके उत्पादकता को किस तरह सुधार लाया जा सकता है, और किसान के आय किस प्रकार दोगुनी किया जा सकता है, उनके बारे में आपसे उपाय सुझाव मांगे गए हैं। सेवंथ क्वेश्चन है, हाल ही की अवधि में पंचायत व्यवस्था के सशक्तिकरण के माध्यम से विकेंद्रीकरण नियोजन भारत की आयोजना का केंद्र बिंदु रहा है। इस कथन को समझाते हुए समन्वित प्रादेशिक विकास योजना एक रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए। संविधान के 73 और 74 संशोधन के बाद भारत में विकेंद्रीकरण नियोजन के परिदृश्य में आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो आपको मूल रूप से जो कि भारतीय संविधान का जो संशोधन 73 और 74 है, जो पंचायती राज और नगर नियोजन से संबंधित है, उनके बारे में आपको विस्तार से बताना है कि उनके आने के बाद भारत में किस प्रकार विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन जो विस्तार हुआ है, उनका आलोचनात्मक परीक्षण करना है, आलोचना भी करना है।
8th क्वेश्चन है, भारत में सार्वजनिक वस्तु अनुदान, मेरिट वस्तु अनुदान और गैर मेरिट वस्तु अनुदान से आप क्या समझते हैं? देश में उर्वरक, खाद व पेट्रोलियम अनुदानों की समस्या तथा हाल की प्रवृत्ति को समझाइए। तो आपको मेरिट गुड सब्सिडी और नॉन मेरिट गुड सब्सिडी इन इंडिया के बारे में बताना है कि क्या जो मेरिट वस्तु अनुदान जो दिया जाता है भारत सरकार द्वारा, क्या और गैर मेरिट वस्तु अनुदान जो दिया जाता है उसमें क्या अंतर है, क्या तात्पर्य है, देश में उर्वरक, खाद, पेट्रोलियम अनुदान की समस्या क्या है, हाल की प्रवृत्ति को आपको समझाना है। लास्ट खंड है जो खंड 3 है, खंड 3 में जो कि क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारत के लिए प्रदूषण गंभीर खतरा बन गया है, इसके कारणों की पहचान कीजिए एवं इंगित कीजिए कि शासन द्वारा कौन से अनिवार्य कदम उठाए जाने चाहिए और जनता द्वारा कौन सी स्वैच्छिक कदम उठाने जाने चाहिए। जिस प्रकार से प्रदूषण का दिन प्रतिदिन देश में बढ़ता जा रहा है उस पे ही सवाल पूछा गया है और ये आपको भारत सरकार द्वारा कौन कौन से कदम उठाए गए हैं, साथ में जनता द्वारा कौन से कदम उठाए जाना चाहिए जो कि कम से कम हमारे देश में प्रदूषण फैले, इस पर यह सवाल पूछा गया है 9th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन है, ऊर्जा की बढ़ती हुई ज़रूरतों के परिप्रेक्ष्य में क्या भारत को अपने नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम का विस्तार जारी रखना चाहिए? नाभिकीय ऊर्जा से संबंधित तथ्य एवं भय की विवेचना कीजिए। तो ये न्यूक्लियर जो एनर्जी है प्रोग्राम, इससे आपसे पूछा जा रहा है कि ऊर्जा जिस प्रकार से ज़रूरत है सभी देशवासियों को, क्या इस ऊर्जा नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम का विस्तार भारत को जारी रखना चाहिए और उस पे तथ्य और भय पर विवेचना करना है। 11th क्वेश्चन है, इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की उपलब्धियों से को आप किस तरह देखते हैं? इनके अगले रोमांचक लक्ष्य क्या हैं? तो आपको इसरो के बारे में जिस समय से इनका गठन किया गया है इसरो का, उस वक्त से इसरो का क्या उपलब्धि रहा है और साथ में आने वाले समय में इसरो ने अपने कौन से लक्ष्य निर्धारित किए हैं उनके बारे में, आप जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं उनके बारे में भी उनका क्या उद्देश्य है, ये सभी को आपको लिखना है। 11th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन है, उदय उज्ज्वल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना क्या है? उदय योजना क्या है? जो भारत सरकार द्वारा जो उदय योजना लाया गया है उनके बारे में पूछा गया है कि ये उदय योजना होता क्या है, कौन से राज्य इस योजना के भागीदार हैं, बिहार किस तरह से उदय से लाभान्वित होगा। तो ये 12th क्वेश्चन था सेकेंड पेपर का। तो उदय योजना जो भारत सरकार द्वारा लाया गया है ये क्या है, किस क्षेत्र में ये योजना काम कर रहा है, साथ में कौन कौन से राज्य इसके भागीदार हैं, साथ में लास्ट जो प्रश्न इसी से पूछे गए हैं कि बिहार किस तरह इस उदय योजना से लाभान्वित होगा। देखिए 60 से 62वीं जो एग्ज़ाम हुआ था और हर मेंस में एक हिंदी पेपर, समान हिंदी पेपर भी पूछे जाते हैं, वो भी 3 घंटे के होते हैं, लेकिन ये पेपर क्वालिफाइंग है, सिर्फ पास करने हैं। तो आपको मैं इस पेपर का भी कुछ चर्चा कर लेता हूँ। तो देखिए इसमें निबंध पूछा गया है जो कि आपको किसी एक निबंध लिखने हैं, 500 शब्द में लिखना है। तो इसमें 5-6 निबंध दिए गए हैं। प्रथम है रक्षाबंधन के बारे में, मेरा जीवन का लक्ष्य, थर्ड है कंप्यूटर क्रांति, फोर्थ है प्रदूषण पर्यावरण, फिफ्थ है शिक्षक दिवस और सिक्स्थ है अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो आपको किसी एक पर इस पर 500 शब्द में निबंध लिखने हैं, 30 नंबर के हैं। तो आपको जिस पर आपको लगता है कि मैं अच्छा लिख सकता हूं तो आप इस पर ऐसे लिख सकते हैं। इनके बाद जो सेकेंड क्वेश्चन है, 1/3 मतलब ये आपको जो अवतरण दिया हुआ है, सार लिखना है इनका और लास्ट में इसका क्वेश्चन दिया हुआ है तो आपको इसके बारे में लिखना है। थर्ड में आपको अशुद्ध वाक्य दिए हुए हैं तो उनको शुद्ध करना है, प्रत्येक क्वेश्चन का 1-1 मार्क्स है। वैसे ये पेपर उतना टफ नहीं होता है,
समान रूप से तैयारी करने के बाद आपका यह पेपर आसान तरीके से निकल जाएंगे, सिर्फ पास करने हैं। और देखिए 5 मुहावरे भी पूछे गए हैं। पूछे तो 10-12 गए हैं, इसमें 5 का जवाब देना है आपको। प्रत्येक क्वेश्चन का 3 नंबर है, 5 तिया 15। तो आप मुहावरे भी ध्यान में रखना है। 5th जो क्वेश्चन है, सर्वनाम का परिभाषा देते हुए भेदों का 100 उदाहरण लिखिए। सर्वनाम पूछा गया है। 6th क्वेश्चन है कि 5 निम्नलिखित में किन्हीं 5 के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखना है। तो यहाँ पर यमुना, अग्नि, विश्व, उन्नति, प्रेम, धरती, जंगल, कमल, समुद्र, हवा, इन सभी को में से 5 पर 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। 7th क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किन्हीं 5 वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखकर उनका वाक्यों का प्रयोग कीजिए। एक शब्द जो है लिखकर उनका वाक्य का प्रयोग करना है। 5 ही 10 से 12 दिए हुए हैं, उसमें 5 लिखने हैं। और 8th क्वेश्चन है 5 समासों का समस्त पदों का विग्रह करते हुए समास बताइए। समास संधि जो जान रहे हैं समास, उनके बारे में पूछा गया है। यहाँ पर भी 10 से 12 हैं, आपको 5 सवाल बनाने हैं। और 9th जो सवाल है, 9th में निम्नलिखित में से 5 प्रत्ययों को 2-2 शब्द बनाए। प्रत्यय दिया हुआ है और उनका शब्द बनाना है। तो ये रहा इस लेक्चर का लास्ट जो मैं आपको बताया। ये हिंदी पेपर है और फर्स्ट जीएस पेपर और सेकंड जीएस पेपर का भी आपने अच्छे तरीक़ा से समझ पाया कि किस प्रकार से सवाल पूछे जा रहे हैं बीपीएससी के मेंस में। तो अगले लेक्चर में मैं 63वीं बीपीएससी मेंस का क्वेश्चन का डिस्कशन करूंगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू, धन्यवाद।